किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं, जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को और कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं, जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शिक्षार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है शैक्षिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या है शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र कैसे आया, समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ और इसका शिक्षा से क्या संबंध है। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 16वीं सदी में पुनर्जागरण काल आना शुरू हो गया था, या यूं कहें कि आ गया था। तो जब पुनर्जागरण काल आया तो लोग धर्म और वैज्ञानिकता में अंतर करना सीख रहे थे। इस समय लोग प्रश्न करना शुरू कर रहे थे, तार्किक चीजों का पक्ष लेना शुरू कर रहे थे। यानी ये कहें कि लोग धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हो रहे थे। जब लोग जागरूक हो रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिए, जब भी लोग जागरूक होते हैं तो उस समय समाज में जो भी सत्ता होती है उसी का खंडन करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय समाज में 3 प्रकार की सत्ता थी। पहली सत्ता जो थी वो राजा की थी, या जिसको हम पोप कहते थे, यानी जो चर्च के जो पादरी होते थे। दूसरी जो सत्ता थी वो थी सामंत की सत्ता, या जो कहे जमींदार वर्ग था। और जो तीसरे थे वो थे हमारा साधारण वर्ग, जिसको कार्ल मार्क्स ने मजदूर भी कहा था, मजदूर या श्रमिक की संज्ञा दी थी। तो इस समय ये 3 प्रकार की सत्ताएं थी, या यूं कहें कि समाज इन 3 वर्गों में बटा था। पहला राजा या पोप, दूसरा सामंत या जमींदार, तीसरा साधारण या मजदूर वर्ग। देखिए, राजा का जो अधिकार था वो सर्वसाधारण वर्ग से था, या ऐसे समझिए, जब नौकर है तभी मालिक है, और जब मालिक है तभी नौकर का अस्तित्व है। इसी प्रकार से जब राजा है तो प्रजा है, और प्रजा से ही राजा का अस्तित्व है। तो हुआ क्या, पुनर्जागरण काल के समय यही सर्वसाधारण वर्ग जाग गया। जब जाग गया, इसने अपनी मांगे रखना शुरू की, तो उसने राजा और जमींदारी प्रथा वगैरह जो चल रही थी उन सबका विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे क्रांतियां शुरू हो गई और परिवर्तन होता गया। या अब हुआ ये परिवर्तन, हुआ क्या, परिवर्तन होने में राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित हुआ। राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित हुआ, यानी डेमोक्रेसी आई। और इस समय फ्रांस सबसे अधिक विकसित माना जाता था यूरोप कॉन्टिनेंटल में। इस समय यहाँ के राजा थे लुई 16। यहाँ के जो राजा थे वो थे लुई 16। जनता परेशान हो चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी अत्याचारों से। वह इनके पास जाती है, इनके किले में, तो ये होते नहीं है। लुई 16 एक भ्रष्ट राजा थे। इस समय ये कहीं बाहर होते हैं। इस समय जब जनता इनके किले में जाती है तो वहां पे क्वीन मिलती है, इनकी वाइफ, और उनका नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट ये मिलती है। जनता इनके पास जाती है, फरियाद करती है और कहती है, ओ क्वीन गिव अस अ ब्रेड, यानी आप मुझे रोटी दीजिए। तो ये इनका जो जवाब आता है, उनका जवाब ये होता है कि इफ यू डोंट हैव अ ब्रेड यू कैन ईट ए केक। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खाइए। अब ये जवाब सुन के तो जनता और भड़क जाती है, और विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं, और क्रांति फैल जाती है। तो आगे चल के ये मैरी एंटोनेट मारी जाती हैं, और जब लुई 16 आते हैं तो वो भी आकर यहाँ मर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इतनी सब जो घटनाएं घटी फ्रांस में, क्या हुआ, इन सब घटनाओं से राजतंत्र से प्रजातंत्र आ गया। अब देखते हैं आगे। देखिए, ये हुआ परिवर्तन, यानी राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित हुआ। और ये परिवर्तन हुआ कहाँ, ये हुआ था फ्रांस में। ये, और इसका जो ईयर है वो है 1789, यानी जब वो फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 से लेकर के 1794 तक। अब जब ये प्रजातंत्र स्थापित हुआ
जब ये प्रजातंत्र आ गया तो इसने आधुनिकता का समर्थन किया, और जब आधुनिकता का समर्थन हुआ तो इसमें 3 चीजें आती हैं आधुनिकता में। पहली हुई समता, दूसरी बंधुत्व, और तीसरी तार्किकता। आप लोग पीजीटी वगैरह का पेपर दीजिए तो उसमें पूछता है कि आधुनिकता के 3 स्तंभ कौन से हैं, तो यही आधुनिकता के 3 स्तंभ माने जाते हैं, समता, बंधुत्व और तार्किकता, यानी कि इक्विटी, ब्रदरहुड और रेशनलिज्म। ये 3 आधुनिकता के स्तंभ माने जाते हैं। ये सब जो भी घटनाएं घट रही थी फ्रांस में, इन सभी घटनाओं को एक तरीके से ये कहें कि एक पिक्चर के रूप में एक व्यक्ति देख रहा था, वो था सेंट साइमन। सेंट साइमन इन सब पूरी घटनाओं को एक पिक्चर के रूप में देख रहे थे। इन्होंने जो फ्रांस में जो घटना घटी वो बताया कि यह जो घटना है ये एक सामाजिक घटना है। इसी के दूसरी तरफ ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी, यानी कि वहां पर जो परिवर्तन हो रहा था उस परिवर्तन का कारण कोई सामाजिक घटना नहीं थी। ब्रिटेन ने विज्ञान को हाथों हाथ अपनाया है, उन्होंने आधुनिकता का समर्थन किया है बहुत पहले से ही। तो सेंट साइमन ने जो ब्रिटेन में जो घटना हुई या जो परिवर्तन हुए उसके पीछे का वहां औद्योगिक और वैज्ञानिक कारण बताया। तो इन दोनों कारणों का इन्होंने अध्ययन किया, परिवर्तन का अध्ययन किया, और इसके आधार पर इन्होंने एक नया विषय बनाने की सोची कि ताकि जिससे जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आता है, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होता है, तो इसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। तो जो फ्रांस में जो घटना घटी उसके पीछे की सामाजिक घटना कारण था, इसलिए इन्होंने इसका नाम सोशल नाम रखा विषय का। और जो ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुए वो औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए, इसीलिए वो इन्होंने उसका फिजिक्स विषय नाम दिया। और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम का विषय लॉन्च किया 1824 में। इतना सब ये इन्होंने पूरी भूमिका बना ली, एक विषय तैयार कर लिया, लेकिन 1824 में ये मर गए, मतलब पूरी तरीके से ये अप्लाई नहीं कर पाए चीजों को। फिर इसी समय इनके एक शिष्य आते हैं, कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, ये इनके शिष्य होते हैं सेंट साइमन के। ये क्या करते हैं, जब सेंट साइमन मर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ठीक है, अब हम इनके गुरु के विषय को हम आगे लेकर जाएंगे, हम आगे लॉन्च करेंगे। तो जब ये कर ही रहे होते हैं, पूरी भूमिका ये भी तैयार कर रहे होते हैं, तो उसी समय एक शिक्षा शास्त्री हैं और उनको समाज शास्त्री भी एक माना जाता है, वो थे क्वेटलैंड। क्वेटलैंड एक समाज शास्त्री होते हैं, इसी समय एक ये बुक लॉन्च कर देते हैं। इन्होंने इसी समय एक बुक लॉन्च कर दी और इस बुक का नाम भी इन्होंने सोशल फिजिक्स रखा। तो अब यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया। काम्टे जो कि सोशल फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में लॉन्च करना चाहते थे, वहीं क्वेटलैंड ने एक बुक लॉन्च कर दी। तो अब यहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ हो गई। तो अब काम्टे ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। काम्टे जो थे ये लैटिन और ग्रीक इन दोनों भाषाओं के बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया और ये सोचा कि हम इस विषय का नाम ही परिवर्तित कर देंगे। ये जो सोशल फिजिक्स नाम के जो सब्जेक्ट का, इस विषय का नाम ही परिवर्तित करने के बारे में सोचा, जिसका इन्होंने 14 साल तक गहन अध्ययन किया। और इन्होंने 2 वर्ड निकाले, और वो 2 वर्ड कौन से थे आइए थोड़ा सा आगे देखते थे कि इन्होंने 2 वर्ड निकाले, एक सोफियस और दूसरा लोगस। सोफियस जो था वो एक लैटिन वर्ड था और ये ग्रीक वर्ड था लोगस। ठीक, सोफियस का अर्थ क्या था, सोफियस का अर्थ था समाज और लोगस का मतलब था ज्ञान, ज्ञान या अध्ययन कह ले, ज्ञान या अध्ययन। ठीक, और इन दोनों वर्ड्स को मिला के इन्होंने एक नया विषय तैयार किया,
सोशियोलॉजी कब? 1838 में। 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी नाम का एक नया विषय लॉन्च कर दिया। कहा ठीक है। अब देखिए इसी समय, इस समय मतलब 1838 के आसपास शिक्षा शास्त्र विषय की भी मांग हो रही थी। ये चर्चा चल रही थी बुद्धिजीवियों में कि एक शिक्षा शास्त्र विषय भी हमें लॉन्च करना चाहिए जो टीचर्स को ट्रेन करे ताकि वो बच्चे को समझे, उनकी रुचियों के अनुसार अध्ययन करें, उनको पढ़ाएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझे। अब देखिए टीचर आते कहाँ से हैं? टीचर आते तो समाज से ही है। तो समाज में हो रहे परिवर्तन को समझना होगा, किस तरीके से ये लोगों के मानसिकता में परिवर्तन कर रहा है। और ये देखिए हमेशा से यही रहा है कि अगर देखिए यदि भारत को विकसित देश बनना है तो 3 चीजों को उसको अपनी शिक्षा व्यवस्था में लाना होगा। पहली टेक्नोलॉजी, दूसरी इनोवेशन और तीसरा साहित्यिक विकास। देखिए नो डाउट जिस भी समाज का साहित्यिक विकास अच्छा होगा उस देश की बौद्धिक संपदा भी अच्छी होगी, और जिस समाज की बौद्धिक संपदा अच्छी होगी वह लगातार गुणात्मक चीजों को सीखने के लिए, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए जागरूक बना रहेगा। तो सिंपल सी बात है ये। तो इतना ये इधर ये हुआ। अच्छा देखिए समाजशास्त्र है क्या आखिर? समाजशास्त्र जो है शिक्षक को, शिक्षा व्यवस्था बनाने वाले तंत्र को समाज की जरूरतें बताता है और उन जरूरतों को समझते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसीलिए शैक्षिक समाजशास्त्र पढ़ा जाता है। यही शिक्षा और समाज का अंतर संबंध है। किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों के सिलेबस में भी यही सब है। धर्म है, जाति है, आधुनिकता है, आधुनिकीकरण है, अवस्तरीकरण है जिसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अवस्तरीकरण होगा तो क्या होगा, जिससे हम स्कूल में एकीकरण व्यवस्था ला सकते हैं, एकीकृत शिक्षा ला सकते हैं। अगर हम बच्चों के दोषों को समझें और आर्थिक अध्ययन करें तो उसके द्वारा हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जैसा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। तो शिक्षा और समाज ये दोनों आपस में परस्पर संबंधित हैं। साहित्यिक विकास, कलात्मक विकास और ये सब जो पोइट्री विकास वगैरह जो सब अब तक जो पुराने समय से जो चलता आ रहा है, इन सबसे क्या है, इन सबसे इंटेलिजेंस विकसित होती है, कोई इंटरटेनमेंट का वो नहीं है। इसीलिए देखिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र विषय का और अध्ययन करना चाहिए, इनका विकास हमेशा होते रहना चाहिए। नीति शास्त्र, एथिक्स, एथिक्स को तो आजकल देखिए यूपीएससी में एक सब्जेक्ट के रूप में ला दिया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक था कि समाज यानी कि जिसका हमने क्या बताया, सोशियस और लोगोस यानी ज्ञान का अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी है। देखिए सोशियोलॉजी क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव समाज की सामाजिक संरचना का अध्ययन करना। और हर समाज का अपना इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कार, प्रतिमान व मूल्य होते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, कौन करता है? इनका निर्माण मानव समुदाय करते हैं। और कैसे करते हैं? एक दूसरे के परस्पर सहयोग से करते हैं। अगस्त कॉम्टे, देखिए जो बताया हमने कि ये समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं अगस्त कॉम्टे को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी एक बुक थी, वो थी पॉजिटिव फिलोसॉफी, 1838। उसी में इन्होंने ये सोशियोलॉजी विषय का कॉन्सेप्ट दिया था। ये चीज तो देखिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सोशियस तो लोगों से मिलकर बना है। सोशियस करते समाज और लोगों करते ज्ञान व अध्ययन। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र वह विषय जो समाज का अध्ययन करता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे समाजशास्त्र आया, कैसे इसको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया, कैसे सामाजिक परिवर्तन होते रहे और वह सामाजिक परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। तो समाज में घट रही घटनाओं को समझना, समाज कैसे विकसित होगा इस चीज को जानना, ये हमें समाजशास्त्र देता है। और शिक्षा के द्वारा जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनको सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ना, लोगों की मानसिकताओं में परिवर्तन लाना, ये हमें शिक्षा बताती है। शिक्षा हमें उसको और विकसित करने का, सुदृढ़ करने का काम करती है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे समाजशास्त्र का उदय हुआ, समाजशास्त्र से शैक्षिक समाजशास्त्र को कैसे जोड़ा गया, शिक्षा व्यवस्था को कैसे जोड़ा गया।
अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि ये एक ही है या अलग अलग है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।